वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सोया हुआ शेयर जाग चुका है ऐसे स्टॉक के बारे में, ऐसे सेक्टर के बारे में। एक ऐसा मोनोपोली सेक्टर जो कि बहुत समय से सोया हुआ था और अब हमें इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और अब इस सेक्टर में कुछ भविष्य हमें बेहतर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। हम जिस स्टॉक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ये स्टॉक में पर्टिकुलर करीबन 52% के हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। 52% इन्हें बहुत बड़ा स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। करीबन 30% इसमें एफआईआई देखने को मिल रहा है और 20% के आसपास डीआईआई देखने को मिलते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इतने ज़्यादा भर के हैं और ये मोनोपोली सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक की स्टडी करना तो बनता है, क्योंकि भागती हुई ट्रेन में चढ़ने से अच्छा है कि जब स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी ही ना हो तभी हम प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े रहें। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इस सेक्टर के बारे में कि ये सेक्टर है कौन सा, और फिर देखेंगे ये स्टॉक है कौन सा। बात करें अगर, तो हम बात कर रहे हैं एयरलाइन सेक्टर की। अब एयरलाइन सेक्टर में हम पर्टिकुलर एक स्टॉक को स्टडी करेंगे जो कि करीबन मार्केट शेयर की बात करें तो मोर देन 60% का मार्केट शेयर इसने होल्ड कर रखा है। मोर देन 60% का मार्केट शेयर, यानी अगर करीबन 100 टिकट्स एयरलाइन के बिकेंगे तो उसमें से 60 टिकट जो है ये पर्टिकुलर इस एयरलाइन के बिकते हैं और 40 जो टिकट्स है ये अलग एयरलाइंस जो और भी अवेलेबल हैं इनके बिकते हैं। तो बेसिकली अपने सेक्टर का लीडर है ये स्टॉक और 52% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के साथ बैठा हुआ है। तो चलिए इसके हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये सेक्टर राइजिंग सेक्टर क्यों माना जा रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक राइजिंग क्यों माना जा रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप करीबन 2,10,728 यानी 2,10,728 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आरओसी 6.71 है, आरओई माइनस में देखने को मिल रहा है 14.4 का। डिविडेंड यील्ड 0.18 है, फेस वैल्यू 10 है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वहीं पे ईपीएस की बात करें तो फिलहाल माइनस में देखने को मिलता है। माइनस में क्यों है हम ये भी जानेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर हम डेप की बात करें तो 85,246 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशो 13.8 है, विच इज़ टॉलरेबल। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कम है या ज़्यादा है, लेकिन हाँ इस सेक्टर में हमें डेप वाले स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फिर भी कंसर्नेबल फैक्टर है, तो आपको डेफिनेटली वॉच रखना चाहिए अगर आप इस स्टॉक को स्टडी कर रहे हो या अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी है तो। अगर करंट असेट की बात करें तो 57,337 करोड़ के इन्वेंट्री इनके पास 985 करोड़ की। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है। बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं 1,546 करोड़, देन 8,920 करोड़। मैसिव जंप हमें 2025 में देखने को मिली थी एंड 26 में 6,065 करोड़, विच इज़ गुड, नॉट इनफ, बट फिर भी हमें थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम असेट्स की बात करें तो 82,069 करोड़ के, देन 1,50,940 करोड़ एंड देन 1,42,694 करोड़ के इनके पास टोटल असेट्स है, जो कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे कंपनी के ऊपर बोरोइंग है और बोरोइंग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये गलत नहीं होता बोरोइंग होना, लेकिन बोरोइंग किस फैक्टर में यूज़ किया गया है ये जानना ज़रूरी है। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं, सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, 68,904 करोड़, देन 80,803 करोड़ एंड देन 84,962 करोड़ के हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़ रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात कर ले नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हमें 8,168 करोड़ इन 2024 में देखने को मिल रहा था। वहीं पे 25 में 700 करोड़ और अभी करंटली मार्च 26 में ये माइनस में देखने को मिल रहा है। और ये माइनस में होने के पीछे का रीज़न हम जानते हैं कि जो वॉर चल रहा था उस वॉर की वजह से मैक्सिमम फ़्लाइट्स कैंसिल हुए थे, और जब मैक्सिमम फ़्लाइट कैंसिल होंगे तो ऑब्वियस से पेमेंट रिफंड जाएगा और इनकम नहीं होगा। तो ये वॉर के इम्पैक्ट के चलते करंट ईयर में हमें इसका जो नेट प्रॉफिट है ये कम देखने को मिला है। अब आने वाले समय में फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि ये अच्छा ग्रोथ कर सकता है या मल्टीबैगर बन सकता है, इसके पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे। स्टे ट्यून। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने के लिए, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हैं 41
0.57% का प्रमोटर का होल्डिंग है, विच इज़ गुड। 21.64% तक का हमें एफआई का होल्डिंग देखने को मिलता है। 31.14% का डीआईएस का होल्डिंग है। गवर्नमेंट 0.04 है और पब्लिक 5.60% तक देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 41% है इसमें से प्लेज कंपनी का शेयर कितना है या नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है 41.57% है, लेकिन जो प्लेज है ये प्लेज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, यानी प्लेज 0 देखने को मिल रहा है। यानी पूरा जितना होल्डिंग प्रमोटर के पास है वो पूरा प्रमोटर के ही होल्डिंग में देखने को मिलता है। अब हम पहले कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है, उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी कौन सी है। स्ट्रेंथ में कंपनी के पास जो है सबसे पहले गुड रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है 46.06% की लास्ट 3 सालों में। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़रूरी है और रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की अच्छी है। कंपनी ने एक हेल्दी आरओई मेंटेन किया हुआ है, लास्ट 3 सालों का बता रहे हैं, अभी हमने जो देखा वो 1 साल का था। कंपनी ने जो है आरओसीई भी हेल्दी मेंटेन किया है लास्ट 3 सालों में। हम ये 3 साल का डाटा देख रहे हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल जो है ये माइनस डेज में है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर और स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी। इसके अलावा कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑपरेशनल लेवरेज और एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज भी 4.74 का देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। तो अभी हमने कंपनी का देखा कि ग्रोथ में है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और फिर देखेंगे कि हाँ ये हम आने वाले समय में मल्टीबैगर बनने के लिए क्यों क्लेम कर रहे हैं। हम जिस कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे थे वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो। अब इंडिगो की बात चली रही है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंडिगो के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी कॉम्पिटिटर्स के से बियॉन्ड इंडिगो नंबर 1 पे आ चुका है, बिकॉज सबसे ज़्यादा फ़्लाइट बुकिंग हमें इंडिगो की देखने को मिलती है। एयर इंडिया उसके बाद है, स्पाइस जेट उससे भी बाद देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो सारे इंडियन एयरलाइंस हैं इन सब में हमें एक इंडिगो का नंबर 1 आते हुए देखने को मिल रहा है। 63% का करीबन मार्केट शेयर उसने एक्वायर कर रखा है। ये आपको मैं नहीं बता, ये आप गूगल पे सिंपली डालेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है ये करीबन 63% है और एयर इंडिया का 27% देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे हमें इंडिगो देखने को मिल रहा है। अब ये इंडिगो आने वाले समय में और भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है अगर हम इस पे बात, तो आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में क्लियर दिख रहा होगा, एयर पैसेंजर ट्रैफिक इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीच 300 मिलियन बाय 2023। अब ये जो स्टेटमेंट है ये देते हुए हमें ज्योति आदित्य सिंधिया देखने को मिल रहे हैं। और सेम आर्टिकल में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल आर्टिकल में अब बेसिकली जो इंडिया का एयर पैसेंजर है हम जानते ही है कि वो एयर पैसेंजर में के टिकट्स की वजह से इंडिया में काफ़ी क्राउड नहीं भी जाता, बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर पाते एयर ट्रैवल से। लेकिन 2030 तक इंडिया का जो एयर ट्रैवल है ये करीबन 300 मिलियन एनुअली अर्न करेगा। अब ऐसे में अगर 20 जैसे ज्योति आदित्य सिंधिया का बोलना है, अगर ऐसा होता है तो ऐसे में हमें कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा भागता हुआ दिखेगा? जिस स्टॉक के पास मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होगा इस मोनोपोली सेक्टर का, और इस मोनोपोली सेक्टर का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है इंडिगो के पास। अब इंडिगो के पास अगर 63% का मार्केट शेयर है तो ऑब्वियस है अगर 100 टिकट बुकिंग होगा तो उसमें से 63 जो टिकट्स है ये सिर्फ इंडिगो के बुक होंगे। और ऐसे में 300 मिलियन का एनुअल प्रॉफिट अगर जनरेट होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसको होगा? लॉजिकली इंडिगो को। तो अगर इंडिगो को इतना प्रॉफिट होगा और ऐसा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होगा तो ऑब्वियस है हमको भी इसका प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात कर ले इसके मैक्सिमम जो रिटर्न है इसकी, तो मैक्सिमम रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसने 443% के दिए हैं
और इसका जो चार्ट पैटर्न है ये भी शानदार तरीके से अपवर्ड जाता हुआ देखने को मिलता है, यानी नेगेटिव फैक्टर ऑब्वियसली इसमें थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा है क्योंकि इसका स्प्लिट अब तक हुआ नहीं है। यही स्टॉक आपको 546 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता था अगर इसका स्प्लिट हो चुका होता। तो अगर आज आप इसको 5000 में भी बाय कर रहे हो SIP के थ्रू, तब भी आप देख सकते हो कि आने वाले समय में स्प्लिट के बाद आपके पास में स्टॉक की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, या तो आप स्प्लिट के बाद भी बाय करने की कोशिश कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर कंपनी स्प्लिट लेकर आए। हम ये भी जानते हैं कि बीच में इंडिगो को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी सुनने को मिली थी, जिस वजह से स्टॉक बहुत ज़बरदस्त पिटा भी था, लेकिन फिर से स्टॉक ने एक अच्छी पकड़ बनाते हुए लास्ट वर्किंग में हमें करीबन 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाया है इसी स्टॉक ने। और दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज़। इफ़ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च और प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर। दिस टोटल वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।